Hello everyone and welcome to you all in my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of the class 10th Geography, Agriculture. In the previous video, we had discussed about the primitive subsistence farming, about the intensive subsistence farming, commercial cropping, and the plantation. About different cropping seasons, Rabi, Kharif, and Zaid, and two major crops, rice and wheat. And in this, I will discuss about the third most important crop in India. Third most. एंड दिस क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज द कोर्स ग्रेन्स. कोर्स ग्रेन क्या होता है? ये भी सीरियल्स होते हैं, खाने में यूज किए जाते हैं अदर देन व्हीट एंड राइस. तो ये है आपके मिलेट्स, ज्वार, बाजरा एंड रागी. तो सबसे पहले हम ज्वार के बारे में पढ़ते हैं. हमारे भारत में ज्वार बेसिकली वहां होता है जहां थोड़ा मॉइस्ट क्लाइमेट हो सकता है. और समझ लो अगर मॉइस्ट क्लाइमेट है तो इट हार्डली नीड इरिगेशन, मतलब इसमें पानी की ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती है. पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. लेकिन सबसे मेन बात, ये न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं. न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है. और इसके साथ साथ इसमें आयरन, कैल्शियम और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. और इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये जो है रफेज में भी यूज़ काफ़ी होता है इसका. एक तरीके से चारे में समझ लो आप, जो जानवर का चारा होता है. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी डाइट देता है ये जो ज्वार है आपका. इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाजरा. बाजरा भी सेम इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन बाजरा एक ऐसे एरियाज में हो सकता है जहां पे पानी की काफ़ी शॉर्टेज है. राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया. आप जरा सोचिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा होता है. और बाजरा तो आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, हमारे लोकल एरियाज में भी काफ़ी होता है. यूपी, महाराष्ट्र में भी बाजरा काफ़ी ज़्यादा होता है. और बाजरा जो है बेसिकली आपका ड्राई सॉइल में भी हो सकता है, या रेड और ब्लैक सैंडी सॉइल में भी, या लोमी सॉइल में भी बड़ी इजीली हो जाता है. रेड, येलो, लोमी, सैंडी, ड्राई, हर सॉइल में बड़ी इजीली हो जाता है आपका ये बाजरा. इसके बाद हम बात करते हैं मेज़. मेज नाम सुनते ही पता चल गया होगा क्या है ये. आपने काफ़ी खाए भी होंगी, मक्के के आटे की रोटी भी बहुत खाई होंगी आपने. मेज जो है एक खरीफ क्रॉप है हमारे देश के ज़्यादातर पार्ट्स में. इन कुछ स्टेट्स में जैसे कि आपका बिहार, वहाँ पर ये रबी सीजन में भी होती है. टेम्परेचर, इसके लिए टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है. टेम्परेचर मैंने आपको बताया था, जिसका भी दिया होगा 27 से ज़्यादा नहीं होगा किसी का भी. 21 डिग्री से 7 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है. और रेनफॉल नियर 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल है. 100 सेंटीमीटर तक होती है. और इसकी खासियत और है, ये जो है आज हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है. ये फूड और फॉडर दोनों ही क्रॉप में गिनी जाती है, फूड एंड फॉडर में भी. H5 सीड्स भी आ चुके हैं इसके. और हमारे देश में अगर हमारे पास इनपुट्स अच्छे हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है आज इसका. और कुछ स्टेट जैसे यूपी है, महाराष्ट्र वगैरह है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है आजकल मेज़ का भी. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पल्सेस. और पल्सेस को तो आप सब जानते ही होंगे. पल्सेस सबसे ज़्यादा एक प्रोटीन डाइट माना जाता है एक वेजिटेरियन पर्सन के अंदर. पल्सेस जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन रिच होता है. और कहते हैं कि हमें अपने आहार में, अपनी डाइट्स में दाल ज़रूर रखनी चाहिए.
हम बात कर रहे हैं डाइटिंग की नहीं, हम बात कर रहे हैं इस समय पल्सेस की। पल्सेस कहते हैं कि एक ऐसी क्रॉप है जिसमें बहुत कम पानी चाहिए होता है और ये ड्राई सीजन्स में भी बहुत इजीली हो जाती है। और कहते हैं एक बात और कि क्रॉप रोटेशन में पल्सेस करना ज्यादा फायदेमंद होता है, बिकॉज दीज क्रॉप कैन रिच द सॉइल बाय मिक्सिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फियर। ये ज्यादातर जो पल्सेस क्रॉप होती हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर सॉइल को और ज्यादा फर्टाइल बना देती है, एक्सेप्ट अरहर, अरहर को छोड़कर। दालों के नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप सब दालों के नाम तो जानते ही होंगे। दाल जो होती है, ये जो पल्सेस होती हैं, ये एक लिग्यूमिनस क्रॉप्स होती है, फलीदार होती हैं। ये फलियां आती हैं इसमें। कभी आपने देखा नहीं होगा कि दाल लटकी हुई है उस पर, उसमें फलियां आती हैं जिसे हम यूज करते हैं, उसके बाद उसे निकाल के प्रोसेस किया जाता है। दाल जो है हमारे देश में यूपी है, मध्य प्रदेश है, आपका राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यहां पर काफी ज्यादा होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है शुगर केन। शुगर केन जो है वो आपकी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप दोनों में ही गिनी जाती है। और शुगर केन जो क्रॉप है वो आप सब पता ही होगा, इसे हिंदी में गन्ना कहते हैं, खाया भी होगा आपने कई बार इसे। और शुगर केन का जो टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल उसी रेंज में है जो मैंने आपको बताया था याद करने का। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। और ये इसके लिए रेनफॉल अच्छी चाहिए होती है, नियर अबाउट 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल दी होगी, तो इसी बीच में ज्यादा दी होंगी आपको भी। इसके साथ साथ इस शुगर केन में ये भी एक फूड क्रॉप में आती है और आप जानते हैं इससे बनती क्या है, गुड़ वगैरह बनता है, चीनी शुगर बनती है, खांडसारी बनती है, मोलासेस बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं इससे। और शुगर केन जो है हमारे इंडिया में, इंडिया की बात करें तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद हम जो है सेकेंड नंबर पे आते हैं। और शुगर केन जो है वहां पर भी इजीली हो जाती है जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। और इरिगेशन फैसिलिटीज हैं तभी तो ये हर जगह हो जाती है, क्योंकि रेनफॉल 100 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है उसे, मतलब पानी इतना चाहिए एनुअली। और हमारे देश में सबसे ज्यादा शुगर प्रोड्यूस होती है, शुगर केन, वो यूपी है। यूपी के आसपास के इलाके भी हैं, पंजाब भी आता है, हरियाणा भी आता है, महाराष्ट्र भी है, उसके नीचे कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां पर भी काफी ज्यादा शुगर केन होती है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्रॉप है, वो है आपकी ऑयल सीड की बात करते हैं। ऑयल सीड्स अगर हम बात करें 2008 के डाटा के हिसाब से, तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अगर हम बात करें रेप सीड की, और ये रेप सीड क्या होता है, बेसिकली इसे हम सफेद सरसों भी कहते हैं, सफेद सरसों। रेप सीड जो होता है वो हमारे इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेप सीड इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना, 2008 डाटा के हिसाब से। और हम ओवरऑल सीड्स की बात करें तो हमारे देश में 12% जो क्रॉप एरिया है, टोटल क्रॉप एरिया उसका 12%, वहां पर हम ऑयल सीड्स करते हैं। और ऑयल सीड्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, ग्राउंडनट होता है, कोकोनट भी होता है, सीसमम, आपने तिल के बारे में सुना होगा, कैस्टर ऑयल, अंडी का तेल। अंडी का तेल बहुत ज्यादा चीजों में यूज होता है, ऑइंटमेंट में यूज होता है काफी ज्यादा इसका, कहीं दर्द वगैरह होता है तो वहां भी लगा लेते हैं ऐसे हम। इसके साथ साथ आपका लिनसीड है, अलसी का तेल जिसे हम कहते हैं, और भी कई सारे सीड्स होते हैं हमारे देश में जिससे हम ऑयल लेते हैं। सनफ्लावर का भी आपने काफी नाम सुना होगा इसमें, सनफ्लावर का। और ये सारी चीजें जो है इसमें से काफी ज्यादा, मतलब काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो हम अपने खाने में भी यूज करते हैं। हमारे घर पे बहुत सारे चीजें आती है, रिफाइंड्स वगैरह आते हैं, वो भी कई सारी इन्हीं तेलों से तो बनती हैं। और कई सारी मेडिसिन भी बनती हैं इससे, कई सारे कॉस्मेटिक आइटम्स भी बनते हैं, कई सारे सोप्स भी बनते हैं इनसे। अगर हम बात करें ग्राउंडनट की, तो जितना भी हमारे देश में ऑयल सीड्स हैं उसका आधा ग्राउंडनट समझ लीजिए आप, आधा जो है वो टोटल ग्राउंडनट होता है हमारे देश में। और इसके साथ साथ हमारे देश में जो आंध्र प्रदेश है या गुजरात जो है,
गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड इन द वर्ल्ड आफ्टर आंध्र प्रदेश। आफ्टर आंध्र प्रदेश उसके बाद तमिलनाडु आता है। और ये डाटा जो आपका 2011 और 2012 का है। लिनसीड और मस्टर्ड सीड जो है वो रबी क्रॉप के हिस्से आते हैं। तो वही जो सीसमम है, सीसमम तिल, वो खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में। और अगर साउथ जाएंगे तो आपको रबी क्रॉप मिलेगी। खरीफ क्रॉप कब होती है? जब बारिश का मौसम होता है। और नॉर्थ का याद करने का तरीका कैसे है? ऐसे सर्दियों के सीजन में ही आपने ज्यादातर देखा होगा तिल की बनी चीजें खाते हैं। मैं खासतौर से उनसे बात कर रहा हूं जो नॉर्थ इंडियन व्यूअर्स हैं मेरे। खरीफ क्रॉप जो हम खरीफ क्रॉप हमारे यहाँ पे रेनी सीजन में होती है, रेनी सीजन में। और जो तिल आता है हमारे यहाँ पर वो सर्दियों में आता है, जिसे हम यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसी से पता चलता है कि नॉर्थ में ये जो है वो आपका कौन सा है? खरीफ में आता है। और साउथ में ये रबी क्रॉप में आता है। तो ये था हमारा ऑयल सीड का प्रोग्राम। हालांकि इसमें कोई भी रेनफॉल के बारे में नहीं दिया हुआ है, कोई भी टेम्परेचर नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि ऑयल सीड कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर आप इन्हें अलग अलग पढ़ोगे तो ही आपको जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब आपके कोर्स में जितना है उतना मैं आपको बता चुका हूं। अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो सारे थे आपके फूड क्रॉप्स, जिससे हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। वीट हो, राइस हो, या फिर आपके मिलेट्स हो, चाहे आपकी मेज हो, सुगर केन हो, पल्सेस हो, या फिर आपके ऑयल सीड्स हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप की। प्रोडक्ट ज्यादा याद आ रहे हैं। नेक्स्ट क्रॉप जो है वो आपकी बेवरेज क्रॉप है, जिसे बेसिकली हम पीने में यूज करते हैं, पीने में, जैसे कि टी एंड कॉफी। तो चलिए, इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है टी। टी जो है एक प्लांटेशन क्रॉप में आती है। प्लांटेशन की मैंने आपको खासियत बताई थी कि एक बहुत बड़े एरिया में जो होती है, जो एक रेगुलर क्रॉप एक ही चलती रहती है, जिसमें सीजन्स के हिसाब से क्रॉप चेंज नहीं होती है इसमें। और हमारे देश में ये जो था, इसका इंट्रोडक्शन ब्रिटिशर्स ने किया था, ब्रिटिशर्स ने। और आज हमारा देश जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। चलिए टी थोड़ी खासियत पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान से समझना। टी जो है एक बेवरेज क्रॉप है, जिसे हम पीने में यूज करते हैं। और ये जो क्रॉप है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स दोनों में हो जाती है, लेकिन हर सॉइल में नहीं हो सकती है, हर जगह नहीं हो सकती है। इसके लिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए होता है, जो आपका ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर में रिच होना चाहिए, होना ही चाहिए। और सबसे मेन बात जो आपकी बुक में नहीं लिखी है, बेसिकली आपने देखा होगा कि हिल्स पे ज्यादा होती है। हिल्स जो स्लोपिंग होती है, क्यों होती है वहां पर ऐसा? क्योंकि अगर फ्रीक्वेंट शावर होती हैं और अगर वो लगातार होती रहेंगी या पानी रुक जाएगा, पानी, तो इसकी जड़ों को खराब कर देता है और प्लांट खराब हो जाएगा जल्दी है। इसके लिए पानी चाहिए, लेकिन रुका हुआ नहीं चाहिए, बहता हुआ चाहिए। अगर इसकी टेंडर लीव्स आपको चाहिए तो फ्रीक्वेंट शावर्स होने चाहिए पूरे साल, पूरे साल। और इसके लिए कोल्ड क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, वार्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट होना चाहिए। मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री, जो फ्रॉस्ट पड़ता है उसमें मॉइस्ट नहीं होना चाहिए। कितनी खासियत है इसकी। और टी जो है हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स में होती है, लेकिन एक ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें लेबर बहुत चाहिए। और इसीलिए अगर इसकी सक्सेसफुल आप सक्सेस चाहते हैं तो हमें एक सस्ती लेबर होना जरूरी चाहिए इसके लिए। और इसके साथ साथ मैंने आपको इसका एक फायदा पहले वाली वीडियो में बताया था कि टी क्रॉप, फायदा नहीं मतलब इसके लिए क्या चीज होना जरूरी है। याद नहीं हो तो आप जरा एक बार उसे जरूर देखना, तभी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूं, जिसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट्स। टी की फ्रेशनेस अगर आपको बरकरार रखनी है तो उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स पास में ही होनी चाहिए, जिसमें उसे प्रोसेस किया जा सके टाइम से। टी की अगर पत्तियों की फ्रेशनेस चली जाएगी तो उसका स्वाद वो नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। ये हमारे देश में कहाँ कहाँ होती है? देखो, आसाम में होती है, फेमस है आसाम में, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग में होती है, जलपाईगुड़ी में भी होती है। इसके साथ साथ ये आपकी आंध्र प्रदेश में भी है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में भी है, और ये आपकी उत्तराखंड में भी है, त्रिपुरा में भी है, ये आपकी केरला में भी है, ये आपकी यहाँ पर ये क्रॉप्स, मेघालय भी है, जहाँ पर ये टी प्लांटेशन
होती है। टी क्या है? प्लांटेशन। अब चलिए इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं जरा हम। कॉफी। कॉफी की अगर हम बात करते हैं तो शायद हर किसी ने कॉफी पी होगी। अब बात करते हैं इसमें क्या लिखा था 2008 में। याद रखना 2008 का ही डाटा दिया हुआ है। 2008 में 3.2 टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड कॉफी का जो था वो हमारा देश करता था। काफी ज्यादा होता है ये भी। और हालांकि देखा गया है कि हमारे यहाँ की जो कॉफी है वो काफी अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन एक और क्वालिटी आती है अरेबिक क्वालिटी, जो हमारे यहाँ पे नहीं होती, जो बेसिकली यमन से मंगाई गई थी शुरुआत में, वो अब हमारे यहाँ पे होती है। हम उसका प्रोडक्शन करते हैं हमारे यहाँ पर। उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। शुरुआत में उसका जो प्रोडक्शन था वो बाबा बुदन हिल तक ही लिमिटेड था, लेकिन आज भी वो ज़्यादा एरियाज में नहीं होती। आज वो नीलगिरीज में होती है, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ तक ही सीमित है कॉफ़ी। तभी तो आपने ऐड में देखा होगा एपन्ना यहीं का है और यहीं से तो कॉफ़ी लेके आता है। हम हर जगह नहीं कर सकते हैं कॉफ़ी को भी। तो ये था आपका कॉफ़ी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हॉर्टिकल्चर है। और हॉर्टिकल्चर में मैं आपको इतना ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होता है। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा इस टॉपिक में, क्योंकि इस टॉपिक में केवल ये लिखा हुआ है कि ये फ्रूट कहाँ कहाँ होते हैं, ये फ्रूट कहाँ कहाँ होते हैं। मेरे हिसाब से आपको वो तो खुद ही समझना पड़ेगा। और आप जानते भी होंगे कि ये फ्रूट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ऐसे इंपोर्टेंट इतने ज़्यादा डीप टॉपिक्स नहीं पूछे जाते आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, लेकिन हाँ ये पूछ सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि हॉर्टिकल्चर जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से रिलेटेड होता है, उसी को कहते हैं हॉर्टिकल्चर। इसी के साथ हमारा जो है फूड क्रॉप का सिलसिला खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा नॉन फूड क्रॉप्स है, लेकिन आज का टॉपिक मैं यहीं तक ही सीमित रखूंगा, आज का वीडियो। इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और हालांकि क्रॉप को समझने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। क्रॉप को एक तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप कितना भी पढ़ोगे भूल जाओगे, बस एक तरीके से। एक क्रॉप लिखना आप, जैसे आपने लिखी राइस, इसे सबकी सबहेडिंग डाल लो। पहले आप सबहेडिंग में क्या होगा, सबसे पहले आप लिखना रेनफॉल, सेकेंड पॉइंट लिखना टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट लिखना सॉइल, और फोर्थ पॉइंट लिखना उसकी क्वालिटी क्या है, और फिफ्थ पॉइंट जो मेन स्टेट है। बस उसके बाद आप केवल उन्हीं को फिल करो, केवल उन्हीं को फिल करो। सही बता रहा हूं, आपको सारी क्रॉप बड़ी इजीली याद हो जाएंगी, और जो बोर्ड का सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा इसमें, क्योंकि यही पूछा जाता है बोर्ड में सबसे ज्यादा। अगर आपको कोई भी क्रॉप डिस्क्राइब करनी है तो आराम से उस टेबल से बहुत इजीली हो जाएगी। इस टेबल को बनाना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सब मैंने प्रिपेयर कर ली है। ओके, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। गुड बाय।